नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक भीमपुरा नाम का गांव पड़ता है और इसी भीमपुरा गांव में रहने वाला दिनेश कुमार जो कि एक फौजी होता है। 4 साल पहले वो फौज में भर्ती हो गया है और इस समय दिनेश फौजी देश की सीमा पर रहकर अपने देश की रखवाली का काम करता है। दिनेश कुमार बहुत ही मेहनती और निडर और ईमानदार लड़का होता है। दिनेश कुमार के माता पिता की बचपन में ही मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी दिनेश कुमार के कंधों पर आ जाती है। दिनेश कुमार ने अपने घर की पूरी जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठा लिया था। दिनेश कुमार के परिवार में इसकी एक दादी होती है जिसका नाम संतोष देवी होता है और इसकी इकलौती ही बहन होती है जिसका नाम कल्पना होता है। कल्पना जिसने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी, कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन उसका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से कल्पना ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अब कल्पना के पास अपनी 3 एकड़ जमीन भी होती है और कल्पना अब इस समय उस 3 एकड़ जमीन में खेती किसानी का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन खेती किसानी का काम करते हुए इसकी दादी संतोष देवी अपनी पोती कल्पना को हमेशा एक ही बात कहती थी कि बेटी तू खेत में काम करने जाती है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो फिर हमारी बदनामी हो सकती है। लेकिन कल्पना अपनी इस दादी संतोष देवी को एक ही बात कहती थी कि मैं खेती अपने दम पर करती हूँ और बड़ी मेहनत और लगन के साथ करती हूँ और मैं एक फौजी की बहन हूँ, मैं किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ। जिस दिन मेरा भाई फौजी दिनेश मुझे खेत में जाने से मना कर देगा तो फिर उसके बाद मैं खेती किसानी का काम छोड़ दूंगी। और इस तरह से अपनी दादी संतोष देवी को मना लिया करती थी। लेकिन कल्पना देवी नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या कांड होने वाला था, जिसके बारे में खुद कल्पना भी नहीं जानती थी, ना ही उसकी दादी संतोष जानती थी। अब इस गांव के अंदर इसके घर से थोड़ी सी दूरी पर इसकी एक सहेली भी रहती थी जिसका नाम करुणा होता है। करुणा अक्सर कल्पना के घर पर आती जाती रहती थी। कभी कभार कल्पना भी करुणा के घर पर चली जाया करती थी। दोनों में अच्छा प्रेम प्यार भी होता है और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी कल्पना अपने खेत में कामकाज करने के लिए चली जाती है। जैसे वो खेत में कामकाज कर रही होती है, उसी समय उसकी सहेली करुणा का फोन कॉल आता है और करुणा अपनी सहेली को कहने लगती है कि आज मेरा जन्मदिन है और शाम के करीब 7 बजे के आसपास तुम मेरे घर पर आ जाना। तभी कल्पना अपनी सहेली करुणा को कहती है कि आज तेरा जन्मदिन जरूर है और मैं तेरा जन्मदिन मनाने के लिए तेरे घर पर जरूर आऊंगी। अब जैसे ये बातें कही जाती है तो इसके बाद फोन कॉल काट दिया जाता है और जैसे ही शाम का वक्त होता है तो शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसके बाद कल्पना अपनी दादी संतोष देवी को कहती है कि दादी मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना है, उसका जन्मदिन है और जैसे ही मैं करुणा का जन्मदिन मना लूंगी तो फिर मैं घर पर लौट आऊंगी। दादी संतोष देवी कहती है कि बेटी जल्दी से घर पर वापस आ जाना। और इस तरह से शाम के करीब 7:15 बजे के आसपास कल्पना देवी अब अपने घर से बाहर निकलकर करुणा के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन करुणा उस समय अपने घर में नहीं होती है। करुणा किसी दुकान पर किसी जरूरी काम से गई हुई थी और करुणा के घर में सिर्फ करुणा का पिता बैठा होता है जिसका नाम बलबीर होता है। बलबीर जो कि एक पुलिस दरोगा होता है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल होता है। बलबीर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है और जहां भी उसको लड़कियां दिखती थी, जहां भी उसको कोई महिला दिखती थी, बस वहीं पर फिसल जाया करता था। अब जैसे ही कल्पना इस घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि करुणा का पिता बलबीर कमरे के अंदर बैठकर शराब पी रहा होता है और जैसे ही बलबीर की नजरें इस कल्पना पर पड़ती है तो फिर कल्पना की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर इस बलबीर की नीयत में कमी आ जाती है। बलबीर अपने मन में सोचने लगता है कि लड़की बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है। बलबीर इस लड़की कल्पना को ऊपर से नीचे की तरफ देखता हुआ कहने लगता है कि करुणा तो यहाँ पर नहीं है, करुणा किसी दुकान पर गई है, वो थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। तुम ऐसा करो, किसी दूसरे कमरे में बैठकर उसका इंतजार करना शुरू कर दो। और इस तरीके से अब ये लड़की कल्पना दूसरे कमरे में जाकर बैठकर अपनी सहेली करुणा के आने का इंतजार करने लग जाती है। दूसरे कमरे में करुणा का पिता बलबीर सिंह जो कि पुलिस दरोगा होता है, वो बैठकर शराब पी रहा होता है और शराब पीते पीते उसके दिमाग में गलत विचार आ रहे होते हैं। बलबीर सिंह उसी समय अपने इस कमरे से बाहर निकलता है और फिर लड़की कल्पना के कमरे की तरफ चला जाता है, उसके पास चला जाता है और उसके पास भी बैठ जाता है। लेकिन पास तो बैठ चुका होता है और फिर इसके बाद ये बलबीर पुलिस दरोगा इसकी अकेलेपन को देखकर इसको अजीब तरीके से छूने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे ही इस लड़की को अजीब तरीके से ये छू रहा होता है तो लड़की कल्पना कहने लगती है कि अंकल जी आपने काफी ड्रिंक कर रखी है, काफी शराब पी रखी है, आपको होश नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ और तुम मुझे गलत तरीके से छू रहे हो। मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ पर आ रही हूँ, तब भी तुमने कुछ दिनों पहले मेरी तरफ ऐसे ही देखा था, आज तुम यही गलती फिर से दोहरा रहे हो। अब जैसे जैसे ये बात हो रही होती है तो फिर बलबीर कहने लगता है
कि देखो तुम्हारे घर में काफ़ी गरीबी है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा भाई फौजी है, लेकिन वो इतने पैसे तुम्हें नहीं दे पाता है। अगर तुम मेरे साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ार लेती हो, तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकता हूँ। बस इसी बात पर इस लड़की को गुस्सा आने लग जाता है। लड़की बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उसी समय बलबीर के गाल पर 2 तमाचे मार देती है, और जैसे ये तमाचे मारे जाते हैं, तो वहाँ पर बलबीर का एक नौकर होता है जिसका नाम परवीन होता है, वो भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा होता है। लेकिन वो नौकर जो परवीन कुमार होता है, इस बलबीर का खास एक पालतू कुत्ते समान होता है। इस घटना को देखकर वह परवीन नाम का नौकर चूँ तक नहीं करता है। लेकिन इसी बीच इस बलबीर की बेटी करुणा भी घर पर वापस आ जाती है, और करुणा जैसे घर के अंदर आती है तो देखती है कि उसकी सहेली काफ़ी परेशान होती है। करुणा अपनी सहेली कल्पना को पूछने लगती है कि कल्पना, तुम बड़ी परेशान हो, उदास हो, ऐसी क्या बात हो गई है? तभी कल्पना अपनी सहेली करुणा को कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी उदास हूँ। मुझे घर पर भी जाना है, तुम अपना जो जन्मदिन है, खुद ही मना लेना। अब जैसे ये बात करुणा देवी सुनती है, तो करुणा अपनी सहेली को कहती है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। लेकिन लड़की कल्पना अपनी सहेली करुणा को कुछ भी नहीं बताती है, और इसके बाद ये लड़की कल्पना उसी समय सब कुछ छोड़-छाड़ कर इस घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जो बलबीर पुलिस दरोगा होता है, उस थप्पड़ का हिसाब-किताब आगे चलकर पूरा करने वाला होता है। बलबीर ने पहले ही उसी समय इस लड़की को धमकी दे दी थी कि एक दिन तुम्हारे साथ वो गंदा काम करूँगा जिसकी वजह से तुम कहीं भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। लेकिन लड़की जो कल्पना होती है इस बात को नज़रअंदाज कर चुकी होती है। इसके बाद कल्पना घर पर जाती है, घर पर जाने के बाद वह अपनी दादी संतोष से भी कुछ भी नहीं बताती है, और यही सबसे बड़ी गलती इस लड़की कल्पना की हो जाती है। लेकिन कल्पना नहीं जानती थी कि आगे चलकर ये पुलिस दरोगा बलबीर सिंह इसके साथ कितना बड़ा और भयानक कांड करने वाला था। 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इन 10 दिनों के दौरान बलबीर सिंह का जो नौकर परवीन होता है, इस लड़की पर बाज की तरह नज़र रख रहा होता है। जहाँ-जहाँ भी ये लड़की जाती थी, परवीन नौकर इसके पीछे-पीछे चला जाया करता था, और 10 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो लड़की कल्पना होती है, अपनी दादी संतोष को कहती है कि दादी, मैं आज खेत में चारा लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पशुओं के लिए चारा भी लाना है। अब दादी संतोष कहती है कि जल्दी से खेत से वापस भी लौट आना, और इस तरह से 2-4 बातें करने के बाद जो लड़की कल्पना होती है, दांती लेकर अपने खेतों की तरफ चल पड़ती है। गाँव से खेत तक की दूरी 1.5 किलोमीटर होती है, और जैसे ये लड़की अपने घर से दांती लेकर खेतों की तरफ जा रही होती है, तो बलबीर का जो नौकर होता है परवीन, वो आज लगातार इसका पीछा कर रहा होता है। परवीन उसी समय अपने इस मालिक बलबीर पुलिस दरोगा के पास फ़ोन कॉल करता है। पुलिस दरोगा को बताया जाता है कि आज रास्ता बिल्कुल साफ है, और चिड़िया बिल्कुल अकेली है, और वो खेतों की तरफ जा रही है। अगर आज फ़ायदा उठाना है तो उठा सकते हो। इसके बाद जो बलबीर पुलिस दरोगा होता है अपने नौकर को कहता है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, और परवीन नौकर उसी समय बलबीर के घर पर आ जाता है। बलबीर उसी समय अपने नौकर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि किसी शराब के ठेके पर जाकर शराब खरीद कर ले आओ, कुछ खाने पीने का सामान भी ले आना। पैसे दे दिए जाते हैं। नौकर परवीन घर से निकलता है, और फिर इसके बाद शराब के ठेके पर जाता है। शराब खरीद ली जाती है, दुकान से खाने पीने का सामान खरीद लिया जाता है, और ये सब सामान खरीद कर परवीन नौकर अब बलबीर के घर पर आ जाता है। बलबीर की बेटी करुणा किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई थी। अब ये दोनों ही यानी कि नौकर परवीन और साथ में पुलिस दरोगा बलबीर सिंह घर के अंदर बैठकर आधे घंटे तक शराब पीते हैं। यहाँ पर जब दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है, तो बलबीर अपने नौकर परवीन को कहने लगता है कि तुम्हारे सामने उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, आज उन थप्पड़ों का हिसाब जरूर करना पड़ेगा। इसके बाद बलबीर सिंह तुरंत अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है, और फिर परवीन नौकर को कहता है कि जितनी भी शराब बच चुकी है वो जल्दी से डिक्की में रख लो। और इस तरह से बलबीर सिंह अपने नौकर परवीन को लेकर अब कल्पना के खेत की तरफ चल पड़ता है। लगभग 5 मिनट में ही मोटरसाइकिल के माध्यम से बलबीर सिंह पुलिस दरोगा अपने नौकर परवीन को लेकर कल्पना के खेत में पहुंच जाता है। जैसे ही कल्पना के खेत में ये दोनों पहुंचते हैं, तो कल्पना उस समय अपने खेत में चारा काट रही होती है, और कल्पना की नज़र जैसे इन दोनों पर पड़ती है तो चौंक जाती है, और इसके बाद ये पुलिस दरोगा बलबीर सिंह इस लड़की के पास चला जाता है। इसके साथ इसका नौकर भी होता है, और फिर इसके बाद ये लड़की कल्पना इस पुलिस दरोगा को कहने लगती है कि तुम मेरे खेत में क्यों आए हो, जल्दी से मेरे खेतों से बाहर निकल जाओ। लेकिन लड़की इससे पहले कुछ कर पाती बलबीर सिंह उसी समय इसके हाथ से इसकी दांती छीन लेता है, और दांती चीरने के बाद इसकी गर्दन पर रख लेता है, क्योंकि बलबीर सिंह पहले ही देख चुका होता है कि खेत में कोई दूर दूर तक दूसरा किसान नहीं होता है। और अब इसके बाद बलबीर और इस नौकर परवीन का आगे का खेल शुरू हो जाता है। बलबीर इसकी गर्दन पर दांती रखने के बाद कहता है कि अगर तूने चिल्लाने की शोर मचाने की कोशिश की तो तेरी गर्दन को यहीं पर काट दूंगा।
और इसके बाद नौकर परवीन कहने लगता है कि चलो इसको ईख के खेत में ले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही इस लड़की कल्पना को लेकर ईख के खेत के अंदर चले जाते हैं। इनकी दोनों की हिम्मत यहाँ तक बढ़ चुकी होती है कि इसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईख के खेत में ले जाने के बाद इस लड़की के हाथ पैर तक बांध दिए जाते हैं और रुमाल इसके मुंह में ठूस दिया जाता है। और इसके बाद बलबीर इस लड़की कल्पना के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। बलबीर सिंह एक बार भी नहीं सोचता है कि ये लड़की उसकी बेटी के समान है। बलबीर सिंह पुलिस दरोगा का ज़मीर बिल्कुल मर चुका होता है। वह इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है और लड़की कल्पना इसके सामने हाथ जोड़ती रहती है। दूसरी तरफ जैसे ही बलबीर सिंह का ये सारा गलत काम खत्म हो जाता है तो बलबीर सिंह अब दूसरे काम को करने पर तैयार हो जाता है। बलबीर अपने नौकर परवीन को कहने लगता है कि देखो परवीन, बहती गंगा में अगर तुम भी डुबकी लगाना चाहते हो तो तुम भी डुबकी लगा सकते हो। परवीन नौकर भी कुछ कम नहीं होता है, वह इसका पालतू कुत्ता होता है। परवीन नौकर भी अब इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। परवीन नौकर अब इस लड़की के साथ वही गंदा और गलत काम करना शुरू कर देता है। परवीन नौकर तब तक इस गलत और गंदे काम को करता है जब तक परवीन का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही परवीन की भी मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो इसके बाद इन दोनों का आगे का खेल शुरू हो जाता है। दोनों ने पहले ही इस लड़की को बांध रखा था, इसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था। और फिर इसके बाद बलबीर पुलिस दरोगा अपने नौकर परवीन को कहता है कि परवीन, मोटरसाइकिल के डिग्गे के अंदर शराब पड़ी हुई है, जल्दी से लेकर आ जाओ और ईख के अंदर ही बैठकर शराब पियेंगे और फिर से इस लड़की का फायदा उठाएंगे। इस तरह से परवीन नौकर अब ईख के खेत से बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल के पास जाता है, उसमें से शराब निकालता है, खाने पीने का भी सामान लेता है और ये सारा सामान लेकर फिर से ईख के खेत में चला जाता है। अब यहाँ पर बलबीर सिंह पुलिस दरोगा और साथ में उसका नौकर परवीन फिर से बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। और जब दोनों का नशा हो जाता है तो फिर से इसके बाद ये दोनों ही इसके साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और गलत काम तब तक किया जाता है जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही बलबीर और नौकर परवीन इन दोनों का मन भर जाता है तो बलबीर अब इस लड़की कल्पना को धमकी देता है कि अगर तुमने गांव में ये बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी दादी को भी जान से मार दूंगा। और इस तरह से लड़की डर जाती है, लड़की सहम जाती है। लेकिन पुलिस दरोगा भी इस लड़की को बार बार यही धमकी देता रहता है। और जैसे ही पुलिस दरोगा इसको अच्छे तरीके से धमका देता है तो फिर कहने लगता है कि परवीन, आज तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम्हें तीसरी बार फायदा उठाना है तो उठा सकते हो। लेकिन परवीन नौकर कहने लगता है कि अब तो हम हर तीसरे चौथे दिन इसका फायदा उठाया करेंगे। और इस तरह से जैसे इन दोनों का मन भर जाता है तो दोनों इस लड़की को धमकी देने के बाद इस ईख के खेत से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ये दोनों इस ईख के खेत से बाहर निकलते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कल्पना की दादी संतोष अपनी पोती को लेकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी पोती जल्दी ही खेत से अपने घर पर वापस आ जाया करती थी। संतोष देवी देखती है कि 2 बजे का समय हो चुका है लेकिन पोती घर पर अब तक नहीं आई है। इसके बाद संतोष देवी अपने एक पड़ोसी श्याम सिंह के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरी पोती सुबह के समय खेत में गई थी लेकिन अभी तक वो खेत से नहीं लौटी है। अब श्याम सिंह उसको कहने लग जाता है कि खेतों में बहुत कामकाज होता है, तुम्हारी पोती खेत में कामकाज कर रही होगी। लेकिन संतोष देवी श्याम सिंह को कहती है कि मैंने उसको फोन भी लगाया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। श्याम सिंह कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, इसी वजह से वो फोन नहीं उठा पाई है। इस तरह से संतोष देवी अपने घर पर वापस चली जाती है। लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद कल्पना जैसे तैसे करके अपने घर पर आ जाती है। घर पे आने के बाद वह अपनी दादी से मिलती है और उसकी दादी जो संतोष देवी होती है कल्पना को कहने लगती है कि कल्पना, आज तू बड़ी लेट खेत से वापस आई है, ऐसा क्या काम था जो तू खेत में ही काम काज कर रही थी। इसके बाद ये लड़की कल्पना झूठ का सहारा लेती है, कहती है कि आज तो खेत में इतना ज्यादा काम था कि जिसकी वजह से मैं काफी थक भी चुकी हूँ। और जैसे ही दादी इसकी बातों को सुनती है तो कहती है कि बेटी, तू ये घर का जो खेत का कामकाज है ये करना छोड़ दे। लेकिन आज जो बेटी कल्पना होती है अपनी दादी को कहने लगती है कि दादी, आज के बाद मैं खेती किसानी का काम करना बिल्कुल छोड़ दूंगी। अब जैसी दादी अपनी पोती की इन बातों को सुनती है तो दंग रह जाती है। दादी कहती है कि तूने तो एक दिन ये कहा था कि तू खेत का काम काज तब तक करना नहीं छोड़ेगी जब तक तेरा फौजी भाई तुझे नहीं रोकेगा। लेकिन कल्पना के मन में आज कुछ और विचार चल रहे होते हैं। कल्पना जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि मैं खेती किसानी का काम बिल्कुल नहीं करूंगी और न ही मैं आज के बाद खेत में जाने वाली हूँ। और इस तरह से अपनी दादी को झूठ बोलने के बाद ये लड़की कमरे में जाकर लेट जाती है, रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। लेकिन ये लड़की आज दूसरी बार ये गलती दोहरा चुकी होती है। और इस तरीके से 2-3 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन इसकी दादी घर पर नहीं होती है और बेटी कल्पना अपने खेत में भी नहीं गई हुई होती है। परवीन नौकर लगातार इस पर नजर रख रहा होता है
और जैसे ही परवीन नौकर को इस बात के बारे में पता चलता है कि लड़की घर पर बिल्कुल अकेली है, तो परवीन नौकर उसी समय अपने मालिक बलबीर के पास फोन कॉल करता है। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जो बलबीर पुलिस दरोगा होता है वो आज भी अपने पुलिस स्टेशन में नहीं गया था। और जैसे ही बलबीर पुलिस दरोगा इस बात को सुनता है कि लड़की अपने घर पर अकेली है, तो उसी समय अपने नौकर को कहने लगता है कि मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। और इस तरह से बलबीर सिंह अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर अपने नौकर परवीन के घर पर जाता है। परवीन को साथ में लेकर अब इस लड़की के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। लड़की कल्पना जैसे घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बलबीर पुलिस दरोगा और परवीन नौकर ये दोनों इसके घर के सामने खड़े होते हैं। और इन दोनों को देखकर लड़की काफी डर जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद करने लग जाती है तो ये पुलिस दरोगा जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और इस लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। इस लड़की को घसीट कर अंदर ले जाता है। तब तक परवीन नौकर घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर चुका होता है। आज भी ये दोनों इस लड़की को घसीट कर कमरे के अंदर ले जाते हैं और फिर से उसी गलत काम को करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही बारी बारी से कल्पना के साथ इस गलत काम को लगातार करते चले जाते हैं, लेकिन लड़की कल्पना डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाती है। कल्पना सोचने लगती है कि अगर मैंने चिल्लाना किया शुरू कर दिया या शोर मचाना शुरू कर दिया तो सारे पड़ोसी यहाँ पर जमा हो जाएंगे और फिर मेरे भाई की बदनामी होगी, मेरी दादी की बदनामी होगी और फिर भविष्य में आगे चलकर मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। जब ऐसे ऐसे ख्याल इस लड़की के मन में आने लग जाते हैं तब तक ये दोनों अपना काम खत्म कर चुके होते हैं। और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो ये दोनों ही इस घर से बाहर निकलकर अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन लड़की घर के अंदर पड़ी हुई रो रही होती है। थोड़ी देर के बाद इसकी दादी इसके घर पर आ जाती है और देखती है कि उसकी पोती कल्पना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है। दादी अब अपनी इस पोती कल्पना से पूछने लगती है कि कल्पना, पिछले कई दिनों से तुम ना तो खेत में जा रही हो और सारे पशु भूखे मर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से ना तो तुम खेत में जाती हो ना ही पशुओं के लिए चारा काट कर लाती हो। और आज भी ये लड़की झूठ बोल देती है। इस तरह से करीब शाम का समय हो जाता है और शाम के समय फौजी दिनेश, जो कि कल्पना का भाई होता है, वह अपनी दादी संतोष देवी के पास फोन कॉल करता है। फौजी दिनेश अपनी दादी को कहता है कि दादी, मैं 20 दिसंबर 2025 के दिन अपने घर पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ 15 दिनों तक रहने वाला हूँ। अब जैसे ये बात दादी को कही जाती है तो दादी अपने पोते दिनेश फौजी को कहने लगती है कि तुम्हारी बहन आजकल बड़ी परेशान रहती है। मैं ना तो खेत में काम काज करती है और ना ही पशुओं को खाना खिला रही है। इसके बाद दिनेश फौजी अपनी दादी को कहने लगता है कि उससे मेरी बात करवा दो और इसके बाद वह कल्पना से बातचीत करने लगता है। कल्पना फोन पर ही रोना शुरू कर देती है। तभी भाई कहने लगता है कि कल्पना, ये रोने का नाटक बंद कर दो और अपने कामकाज पर ध्यान देना शुरू कर दो। जैसे ये 2-3 बातें कही जाती हैं तो फिर से कल्पना और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। इसका बाद दिनेश भाई फौजी अब कहने लगता है कि मैं 20 तारीख को घर पर आऊंगा, फिर तुम मेरे साथ बैठकर अपना सारा दुख दर्द बता सकती हो, लेकिन 20 तारीख से पहले तो मैं आने वाला नहीं हूँ। और इस तरह से दिनेश फौजी फोन कॉल काट देता है। लेकिन लड़की कल्पना यहाँ पर आज ये सबसे बड़ी गलती कर जाती है कि वह अपने भाई को फोन पर कुछ भी नहीं बताती है और इस तरह से दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। एक तारीख आ जाती है 18 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसकी सहेली करुणा इसके घर पर आती है। करुणा अब अपनी सहेली कल्पना को कहने लगती है कि कल्पना, तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आती हो, मुझे ही तुम्हारे घर पर आना पड़ा है। कल्पना कहने लगती है कि मैं तुम्हारे घर में कभी भी नहीं आऊंगी। जैसे ये बात करुणा को कही जाती है तो करुणा को इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। करुणा कहने लगती है कि तू बदल चुकी है। लेकिन वहां पर कल्पना अपनी सहेली करुणा को कहने लगती है कि करुणा, तुम्हारे घर के अंदर राक्षस रहता है। जिस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुम्हारे पिता ने मेरे साथ गलत हरकत की थी, लेकिन उसके बावजूद खेत में तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया है। करुणा जैसे ही उसकी इन बातों को सुनती है तो करुणा कहने लगती है कि तुम छोटे लोग हो और तुम छोटे ही रहने वाले हो। तुम मेरे पिता से पैसा ऐंठना चाहते हो और इसी वजह से तुम मेरे पिता पर गलत इल्जाम लगा रही हो। कल्पना को इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। कल्पना कहने लगती है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो बिल्कुल सच है। लेकिन करुणा अपनी सहेली की किसी भी बात का यकीन नहीं करती है। करुणा इसके बाद इसके घर से बाहर निकलती है और अपने घर पर वापस चली जाती है और इस तरह से 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद 20 दिसंबर 2025 के करीब सुबह के 11 बजे के आसपास अब कल्पना का भाई दिनेश फौजी अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही दिनेश फौजी अपने घर पर आता है और घर के अंदर प्रवेश करता है तो आज अपनी बहन के लिए, अपनी दादी के लिए वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाया था। और जैसे ही अपनी दादी को वो मिलता है तो उसको कपड़े देता है और फिर अपनी बहन कल्पना के पास जाता है। कल्पना को कहने लगता है कि कल्पना, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाया हूँ। लेकिन कल्पना काफी परेशान थी, काफी उदास थी
और उसके उदास चेहरे को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर अब जो दिनेश फौजी होता है अपनी बहन कल्पना को पूछने लगता है कि कल्पना, पिछले कई दिनों से ना तो तुम खेत में जा रही हो, ना ही तुमने पशुओं के लिए कोई चारा लाया है। पशु भी भूखे मर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो, इतनी उदास हो? जैसे ही ये बात फौजी दिनेश अपनी बहन कल्पना को कहता है तो कल्पना अपने भाई के सीने से लिपट कर रोना शुरू कर देती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अब दिनेश फौजी अपनी बहन को देखकर सोचने लग जाता है कि बात जरूर कुछ और है, और इस तरह से दिनेश फौजी अब अपनी बहन कल्पना पर दबाव डालना शुरू कर देता है। जैसे ही दबाव डाला जाता है तो इसके बाद आज कल्पना अपनी सारी चुप्पी को तोड़ देती है। कल्पना कहने लगती है कि हमारे गांव में एक राक्षस रहता है, उस राक्षस का नाम बलबीर पुलिस वाला है। बलबीर पुलिस वाले ने खेत में अपने नौकर के साथ मेरे साथ गंदा काम किया है। जैसे ये बातें फौजी दिनेश सुनता है तो फौजी दिनेश का जो बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक फौजी की बहन के साथ ऐसा कोई गंदा और घिनौना काम कैसे कर सकता है। दिनेश फौजी उसी समय अपने मन में ठान चुका होता है कि आज तो इस पुलिस दरोगा और उस नौकर परवीन को खत्म करना है। इसके बाद ये दिनेश फौजी तुरंत अपने दोस्त एक गांव के ही सरपंच के पास फोन कॉल करता है, और इसका जो गहरा दोस्त होता है उस दोस्त का नाम शमशेर सिंह होता है। शमशेर को बोला जाता है कि तुम अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर मेरे घर पर इसी समय आ जाओ। और शाम के करीब 7 बज चुके होते हैं और इस घटना को अंजाम देने का समय आ चुका होता है। शमशेर सिंह अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर और बंदूक लेकर अब दिनेश फौजी के घर पर आ जाता है। दिनेश फौजी से मिलता है और कहने लगता है कि बंदूक की जरूरत कैसे पड़ गई है। तभी यहाँ पर फौजी दिनेश शमशेर को कहता है कि तुम्हारी बहन यानी मेरी बहन कल्पना के साथ पुलिस दरोगा बलबीर ने और उसके नौकर परवीन ने गलत काम किया है। शमशेर जैसे इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि आज ही हम उसका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। और इस तरह से रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। फौजी दिनेश और शमशेर सिंह दोनों पिस्तौल लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर अब पुलिस दरोगा बलबीर के घर पर पहुंच जाते हैं। बलबीर के घर का दरवाजा बिल्कुल बंद होता है और ये दोनों दोस्त मिलकर उस दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बलबीर जो होता है वो अपने घर के अंदर बैठकर शराब पी रहा होता है, लेकिन दिनेश फौजी बलबीर को कुछ भी नहीं कहता है, ना ही उसकी बात को सुनता है, ना ही उसको पलक झपकने का मौका देता है। वह शमशेर से बंदूक लेकर उसके सीने में 4 गोलियां दाग देता है, और जैसे ये गोलियां दागी जाती हैं तो फिर ये बात एक घटना बनकर पूरे गांव में फैल जाती है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों दोस्त शमशेर और साथ में उसका दोस्त फौजी दिनेश मोटरसाइकिल लेकर अब नौकर परवीन के घर पर जाते हैं। नौकर परवीन के घर पर पहुंचने के बाद नौकर को घसीट कर बीच चौराहे पर लाया जाता है। बीच चौराहे पर लाने के बाद ये फौजी दिनेश इस नौकर परवीन को 2 गोलियां मार देता है, जिससे नौकर परवीन मौके पर ही ढेर हो जाता है। और फिर ये घटना पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। लोगों का जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और इसके बाद इन्हीं गांव के लोगों में से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम तिलक सिंह होता है। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और फिर 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इसके बाद इस बलबीर पुलिस दरोगा का शव कब्जे में लेती है, साथ में नौकर परवीन का शव भी कब्जे में ले लिया जाता है। और इसके बाद इन दोनों की यानी कि शमशेर और फौजी दिनेश की तलाश शुरू कर दी जाती है। आधे घंटे के अंदर ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, दोनों से पूछताछ की जाती है। तो इसके बाद फौजी दिनेश अपनी बहन की पूरी कहानी को पुलिस के सामने रखता है, और जैसे ही पुलिस पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन कानून सबके लिए समान होता है। पुलिस इसके बाद शमशेर सिंह और फौजी दिनेश के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। जैसे चार्जशीट दायर कर ली जाती है तो इसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शमशेर सिंह ने और फौजी दिनेश ने अपनी बहन कल्पना के लिए जो हत्याकांड रचा था, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।